नमस्कार। यदि आपको गणित में कहीं भी कोई परेशानी है तो आपकी उन परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी आपको लेनी होगी कि इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नियमित रूप से हमारे साथ गणित का अभ्यास करते रहें। तो बच्चे सामने आ गए तो बहुत अच्छे हैं। अब एक बार मैं थोड़ा सा जो पिछली वीडियो में बताया था वो बता रहा हूँ। हमने सीखा था प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से प्रारंभ होती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं 2, 3, 4, 5, 6। पहले इनके लिए अलग तरह के चिन्ह थे, बाद में उनके लिए अलग तरह के चिन्ह बने। पूर्ण संख्याएं, हमने इसके पीछे आपको एक कहानी भी सुनाई थी, आपको याद होगी। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक पहुंच जाती हैं। अब हम आगे ले रहे हैं पूर्णांक। ये बिंदी इसमें चलेगी, यहां को कर देते हैं। अब हम ले रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? ये एक तापमापी बनाई है जो कि तापमान को मापती है। आपको पता है जब पानी से बर्फ जमती है तो उस समय तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जब पानी उबलता है तो उस समय तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें तो 0 से 100 तक तो आसानी से गिनना आता है क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन अगर इस बर्फ का तापमान इससे भी नीचे हो जाए, क्योंकि 0 पर तो बर्फ जमता है, उससे नीचे भी हो सकता है। अब नीचे के तापमान को हम कैसे मापेंगे भाई? आगे में एक मुसीबत हमारे लिए। लेकिन जब हमें दिमाग है तो हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं है। ये हमने एक लाइन यहां बनाई है, इसके बीच में हमने लिया 0, इधर हुआ 1, 2, 3, 4 और आगे बढ़ती चलेगी संख्या। इस संख्या रेखा पर संख्याएं अनंत तक है। अब यदि पीछे की बारी आई तो इसके पीछे भी हमारे जो पुराने पूर्वज थे, ये लोग जो आपने उसमें कहानी में पढ़े थे, मंत्री और किसान, वो तो पूर्ण संख्या पर संतुष्ट थे। लेकिन जैसे जैसे तरक्की हुई, विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, हम यहाँ तक नहीं रुक सके। हम 0 से पीछे भी आए और हमने उनकी दिशा को धनात्मक और ऋणात्मक कर दिया। धनात्मक और ऋणात्मक कर दिया। और इधर 0 से दाईं ओर जितनी संख्या बढ़ती गई वो एक एक जुड़ती चली गई, धनात्मक। बाईं ओर जितनी आती गई वो एक एक कम होती चली गई, 0। और 0 से पीछे भी ये ऋणात्मक, 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और इस तरह से ऋण में बढ़ती चली गई। अब हमारे पास संख्याएं केवल यहां से ऊपर नहीं रही, 0 से पीछे भी आ गई। यानी पूर्ण संख्याओं में जहां 0 से प्रारंभ हो रहा था, पूर्णांक में वह 0 बिल्कुल बीच में आ गया। तो अब हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 0 से आगे भी हैं और 0 से पीछे भी है। आज का हमारा जो पाठ है वो इन्हीं पूर्णांक पर आधारित रहेगा। अब ये जो 0 है ना, ये एक तरह से तराजू का कांटा हो गया, ठीक है। ये जो धन 1 है, इसके ठीक विपरीत हो गया ऋण 1। धन 2 के ठीक विपरीत हो गया ऋण 2। धन 3 के ठीक विपरीत हो गया ऋण 3। धन 4 के ठीक विपरीत हो गया ऋण 4। और इसी तरह प्रत्येक संख्या का एक विपरीत, ऋण 1 का विपरीत धन 1, ऋण 2 का विपरीत धन 2। अब आप कहेंगे यहाँ तो हमने प्रत्येक संख्या के साथ में ऋण चिन्ह लगा दिया, इधर तो नहीं लगाया। अरे भाई, ये हमारे पास तो पहले से ये संख्या मौजूद थी, नहीं तो ये आई है। जब मौजूद थी वो इसी रूप में रहती थी।
वो धनात्मक ही थी। अब चूंकि धनात्मक के अलावा कुछ और थी ही नहीं, इसलिए हमने उनके पहले किसी चिन्ह लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं की। लेकिन अब ये ऋणात्मक आ गई तो ऋण चिन्ह लगा दिया। आज भी हम धन संख्याओं से पहले धन चिन्ह नहीं लगाते। हम यदि 5 लिखते हैं तो समझ लेते हैं कि ये धन 5 है। हमारी समझ पर निर्भर है। 5 को हम धन 5 ही कहते हैं। तो इस तरीके से ये कैसी संख्याएं हैं? विपरीत संख्याएं हैं। अब आप किसी भी संख्या का विपरीत निकाल सकते हैं। मैं कहूं भाई 13 का विपरीत बताइए, बिल्कुल सही कहा आपने, -13। और अगर मैं कहूं ऋण 16 का विपरीत बताइए, हाँ ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, 16 है। 16 का मतलब धन 16 ही होता है। क्या आपको पता है यदि हम इन विपरीत संख्याओं को जोड़ें तो इनका योगफल कितना होगा? जी हाँ, अगर हमने -4 को जोड़ दिया है 4 में तो ये बराबर होगा 0। हमेशा विपरीत जो संख्याएं हैं उनका योगफल 0 आता है। 1 और ऋण 1 को जोड़ो तो 0, 2 और ऋण 2 को जोड़ो तो 0। अब 0 कैसे आता है? हम हमेशा धनात्मक संख्या को पहले लेते हैं और ऋणात्मक को बाद में। अब 4 में से 4 गया, कितना बचेगा? 0 ही तो बचेगा। अगर कहीं भी ऐसा हो जहां आपको ऋण और धन का योग करना होता है तो धन संख्याओं को पहले ले लो और ऋण संख्याओं को बाद में ले लो और बड़े आराम से उनका योग या आ जाता है। अब इसे हम कहते तो अंतर है क्योंकि आपने 4 में से 4 घटाया है, लेकिन वास्तव में ये विपरीत का योग ही है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हमने जोड़ा 4 के विपरीत यानी ऋण 4 में, ठीक है, तो ये 0 हो जाता है। बात समझ आई? तो इस प्रकार ये जो 0 प्राप्त होती है इसे हम कहते हैं योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक, ठीक है। अब ये जो 4 है इसका ये ऋण 4 योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है? योगात्मक प्रतिलोम। तो इसी तरह से हमने यहां जो देखा, ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम 16 है और 16 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 16 है। यानी प्रत्येक विपरीत संख्या एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम होती हैं। शब्द को याद रखना, तत्समक हमेशा 0 होता है, योगात्मक तत्समक, और योगात्मक प्रतिलोम हमेशा जो आपके पास संख्या है उसका ऋण हो जाता है। यदि आपके पास -15 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम इसका ऋण यानी -15, इसको अंग्रेजी में हम माइनस बोलते हैं, हिंदी में ऋण बोलते हैं, तो ऋण 15 हो गया। अब ऋण और ऋण दो चिन्ह जब एक साथ होते हैं तो ये धन हो जाता है, तो ये बराबर हो गया धन 15 है। तो 15 का योगात्मक प्रतिलोम धन 15, ऋण 15 का, और बिल्कुल उसके विपरीत हो जाता है, धन 15 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 15 हो जाता है। तो बच्चों यहां से कुछ सत्य हमारे सामने निकल कर आते हैं, एक बार उन पर ध्यान दो। पहला, प्रत्येक धन पूर्णांक सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। ये धन पूर्णांक है, एक ऋण पूर्णांक है, ऋण 1, तो हमेशा धन पूर्णांक इससे बड़ा होता है। अब देख लिया आप, 1, 2, ये 2 खाने बड़ा है। जैसे जैसे हम धनात्मक की ओर जाते हैं संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं, और जैसे जैसे हम ऋणात्मक की ओर जाते हैं संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं। तो सभी धन पूर्णांक ऋण पूर्णांकों से बड़े होते हैं। 0
प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा है लेकिन प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा है। आप शून्य को ये नहीं कह सकते अब कि कुछ भी नहीं है, खाली है, बेकार। अब ये बेकार नहीं है, बीच में है सभी संख्याओं के। जितनी ऋण संख्याएं हैं सबसे बड़ा है, जितनी धन संख्याएं हैं सबसे छोटा है। अगली बात, पूर्णांकों के निरपेक्ष मान। अब निरपेक्ष मान क्या होते हैं? मान लिया आप इस बिंदु पर हैं और यहां से आप सीढ़ी चढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से आप ऊपर चले गए। जब ऊपर गए तो उसके बाद आप नीचे आए, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10, और इससे भी नीचे गए, 1 2 3 4 5। तो आप यहां थे, यहां आप शून्य पर थे। ऊपर गए 10 तक गए, नीचे कितने चले? 15 चले। तो आपने कितने कदम चले? आपने जब ऊपर की ओर गए तो धन दिशा में गए, धन दिशा में आपने 10 कदम चले। जब नीचे आए तो ऋण दिशा में आए, ऋण दिशा में आपने 15 कदम चले, तो ये ऋण हो गया। और इस तरह से हम देखते हैं 10 में से 15 कदम घटाने पड़ेंगे भाई। कितने बचेंगे? ये तो केवल 5 बचे, और वो भी ऋण। केवल 5 बचे, वो भी ऋण। क्या तुमने केवल 5 ही कदम चले और वो भी नीचे? ऊपर गए ही नहीं क्या? अरे भाई ये तो मुसीबत हो गई। अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा फेर करेंगे। 10 जमा ऋण 15 बराबर। अब ये जो ऋण 15 है, इसके सामने हमने एक ये लाइन लगा दी, एक ये लाइन लगा दी, 2 लठ इसके आसपास खड़े कर दिए। और ये जो लठ है ना, दोनों लठ इस ऋण को मारने के लिए हैं। अब ये ऋण खत्म, तो ये बच्चा 10 जमा 15, और ये बराबर कितना हो गया? ये आगे आया बराबर 10 और 15 25। तो आपने 10 कदम ऊपर चले, 15 कदम नीचे चले, तो कुल मिलाकर कदम तो 25 चले हैं ना। तो इस तरीके से हमें कहीं कहीं ऋणात्मक दिशा के निरपेक्ष मान की आवश्यकता पड़ती है। निरपेक्ष मान का मतलब है कि उसे हम ऋण और धन से मुक्त कर देते हैं, बस केवल संख्यात्मक मान लेते हैं। जो संख्या है केवल वही लेंगे, तो इन्हें कहते हैं निरपेक्ष मान। जैसे 15 है तो 15 का निरपेक्ष मान 15 है, इसको हमने ऐसे कर दिया। -13 है तो इसका निरपेक्ष मान 13 होगा। अगर -9 है तो इसका निरपेक्ष मान 9 होगा। अगर 12 है तो इसका निरपेक्ष मान 12 होगा। निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो आज आपके पूर्णांकों का जो परिचय हुआ है, इसको हम यहीं रोकते हैं। आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हम दे रहे हैं, उनको अवश्य करना।